लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। ये भगवान राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। इसलिए ऐसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मपुर और लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। पर लखनऊ एक लिए और फेमस है, जो है इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानियां। जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री के हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्त सोनू, विशाल, रोहित के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहां वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रात के करीब 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था। 1-2 गाड़ी वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। सोनू, ठीक है विशाल, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बातें कर रहे थे, पर रोहित पास की कब्रों को बड्ढे गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बद्ध रहा था। सोनू, रोहित, तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहां सारी मर्दों की लाश है। ठरकी इंसान। सोनू और विशाल जोर जोर से हंसने लगे थे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित, अरे नहीं सोनू, मैं पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहां घूमने आया था तो इस थॉमस हैंक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुन सोनू और विशाल भी एक पल। सबके मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। विशाल, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ। मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊंगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ। विशाल की बात सुन सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए, और विशाल अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था। और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैंक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। तभी जमीन से एक हाथ निकला, उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आस ही पास देखा तो कोई नहीं था, और जब उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभालकर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा, जो उसी को घेरने उसी की तरफ बढ़ा रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा, और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाजें आने लगी, और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छल्ली कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट रहे थे, और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी, पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित ही थे, और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू, अबे देख कितना फट्टू है ये। रोहित, अबे जब इतना डर लगता है तो यहां अकेले आने के लिए हां ही क्यों करी? जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहां से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं अभी क्या देख रहा था, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ ही था। तभी रोहित ने रोक लिया। रोहित,
अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे। फिर तो ठीक है ना विशाल? पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं आया हूं अजीब सी ठंड लग रही है, और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूं चलो। कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल, सोनू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ पास ले आया। फिर रस्सी दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू, ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू, ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक न सुनी और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से झटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा। हम वो हैं ही नहीं जो तू समझ रहा है। मैं हूं सेनापति थॉमस हैंक और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लट। उन्होंने अपने हाथ में पकद्दी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थीं, तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेडिडियच पर झूलती विशाल की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थीं। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब यह केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमास्टम से यह बात साबित हो चुकी थी, बाहर से भले ही उसके शरीर कोई खरोच ना हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर और अंदर से मांस नशें, यहां तक कि हड्डियां भी कटी हुई थीं। केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी वही लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट्स में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं और तलवार से मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थीं। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धुल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को संरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी है और लाइट की सुविधा कर दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं।